एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फेडरलिज्म। और जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। बच्चों, अभी तक हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझी, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को देखा और उसी के साथ देखा कि कौन सी अलग अलग टाइप की फेडरेशंस होती हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। ये सारी चीजें जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब एक दूसरे पार्ट पर आ गए हैं जहां पर ये समझने वाले हैं हम कि ऑल्दो भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को फेडरल कंट्री बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों, हमारी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो इसी हिसाब से करी गई है कि हम लोग फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो कैसे फॉलो करते हैं वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सेशन में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहली बात जो कि कही गई है वो क्या है कि India had emerged as an independent nation after a painful bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states, and although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federation. बच्चों, यहाँ पर ना ये बात बोली जा रही है कि भारत जिन सर्कमस्टांसेस में आजाद हुआ था वो बहुत बुरे सर्कमस्टांसेस थे। अब सभी को पता है कि पार्टीशन हुआ था, इंडिया एक सेपरेट कंट्री बनी थी, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बनी थी। उसके बाद और भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। हमारे यहाँ पर ना क्या हुआ था, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में जगहें जो हैं, जो रीजन्स हैं वो डिवाइडेड थे। प्रोविंसेस डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आती थी तो वो तो डायरेक्ट इंडियन यूनियन का पार्ट बन गई, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो जो राजा महाराजा के तहत एरिया आता था, उनको ना ब्रिटिशर्स ने एक चॉइस दे दी कि आपका अगर मन करे तो आप इंडिया का हिस्सा बन जाओ, आपका मन करे तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, या फिर अगर आप अपने एरिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट ऐसे थोड़ी ना होता कि हमारी एक ही टेरिटरी में कोई बीच में जगह इंडिपेंडेंट है, कोई पाकिस्तान की है, कोई इंडिया की है, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता। तो इस वजह से बच्चों, हमारे जो उस टाइम पे लीडर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत से इन प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस करा कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो एक तरीके से उन प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करवाना इंडिया के साथ वाज अगेन अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल टास्क एट फर्स्ट, बट हमने उसे पॉसिबल बनाया और उन्हें मर्ज करवाया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंडिया बना और उसके बाद जो हमारा संविधान था वहां पर भी सिर्फ इतना मेंशन है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स का एक यूनियन है ना। बट हम लोग बच्चों जिस हिसाब से फंक्शन करते हैं, जिस हिसाब से हमारे देश में पावर्स डिवाइडेड हैं, वो सारी की सारी चीजें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओरिजिनली जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ 2 हिस्सों में या 2 लेवल्स पे ही पावर को बांटा गया था, मतलब कि सेंटर को पावर दी गई थी और स्टेट्स को पावर दी गई थी। बच्चों, आप सभी को पता है कि इंडिया में 3rd लेवल पे भी पावर एग्जिस्ट करती है, विच इज द लोकल गवर्नमेंट। बट इनिशियली लोकल गवर्नमेंट का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लेटर, यानी कि बाद में, एक 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि जो तीसरा लेवल है फेडरलिज्म का, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, उसको बाद में ऐड किया गया था, जो कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज के फॉर्म में है, इसको बाद में ऐड किया गया है। These different tiers या different levels enjoy separate jurisdiction. हर किसी का एक सेपरेट दायरा है, यानी कि सेंटर को क्या काम करना है उसका अलग काम है, स्टेट का काम अलग है, लोकल गवर्नमेंट का काम अलग है, सेपरेट jurisdiction मौजूद है। और बच्चों, यहां पर वही चीज लिखी है कि संवैधानिक रूप में क्लियरली प्रोवाइड करी गई है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हमने अभी अभी आपको जो 2-3 चीजें बताई हैं उसको जरा दिमाग में रखकर चलिएगा। हमने ये बोला कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कहीं पर भी बोला नहीं गया है, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। बट जिस हिसाब से हमारा देश डिजाइंड है, जिस हिसाब से पावर्स को डिवाइड करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट क्लियरली स्टेट दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। कैसे डिवाइडेड है पावर्स? एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, 3-fold, यानी कि 3 लिस्टों में हमने क्लियरली पावर्स को बांट रखा है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है बच्चों, अब ये 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फटाफट से देखिए। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाना, लेजिस्लेटिव पावर्स बोला था ना अभी, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन पे कानून बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो आपकी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप सोचेंगे मैम क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट्स क्या है,
कंट्री का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये कुछ ऐसे अहम सब्जेक्ट्स हैं बच्चों जो कि देश से डील करते हैं, है ना। देश की पूरी सिक्योरिटी है, पूरा डिफेंस है, करेंसी है, बैंकिंग है, तो ये सारी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं एंड दैट इज व्हाई ये सारे सब्जेक्ट्स आपके यूनियन लिस्ट में गिवन है, जिसपे सिर्फ और सिर्फ हमारी यूनियन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। फिर आती है हमारी स्टेट लिस्ट, क्लियर है नाम से, स्टेट लिस्ट मतलब कि इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे स्टेट के पास चीजें होती हैं जिसपे वो आराम से लॉ बना सकते हैं। याद रखिएगा इन सब्जेक्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो दखल नहीं देगी और इन सब्जेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट दखल नहीं दे सकती। तो सबका एक अपना क्लियर जो दायरा है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो डिफाइंड है। उसी के साथ बच्चों फिर आती है तीसरी लिस्ट यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं, जिसपे दोनों ही कहीं ना कहीं उस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये? एजुकेशन। अब एजुकेशन खुद सोचो ना, स्टेट लेवल पे भी एजुकेशन पे ध्यान देना है, सेंट्रल लेवल पे भी ध्यान देना है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे मैटर्स है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब बात यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से आती है बच्चों, सपोज दोनों ने एजुकेशन, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बनाया, पर ये दोनों लॉज आपस में अलाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ऑपोजिट लॉज हैं। अब क्या होगा उस सिनेरियो के अंदर, कौन ज्यादा पावरफुल है? तो आप सभी को पता है कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है। दैट इज वाई बच्चों कि अगर कभी भी कुछ अपोजिंग लॉज आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई है, तो द लॉ दैट इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रीवेल। तो यहां पर एक नोट लिख देते हैं, नोट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। नोट ये है कि इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो उस केस में द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट will prevail। अगर कोई लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आती है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो जो सेंटर ने लॉ बनाया है वही मान्य रहेगा, स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा। ऑलराइट, ओके, चलो एक और चीज यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सिर्फ ये 3 लिस्ट ही हैं और पावर नहीं डिवाइड करी गई? तो देखिए, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट? ऐसे भी तो सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, उन सब्जेक्ट्स का क्या? और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। बच्चों एक बारी जब संविधान बन गया था, जब ये सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए गए थे, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट केम आफ्टरवर्ड्स? संविधान के बनने के बाद भी तो कुछ सब्जेक्ट्स आए होंगे, उन सब्जेक्ट्स का क्या? तो बच्चों उन सारे सब्जेक्ट्स को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए थे, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सबको एक चौथी लिस्ट में डाला जाता है और उस लिस्ट का नाम है द रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है, तो जितने भी संविधान के बनने के बाद सब्जेक्ट्स आए, नए नए जो सब्जेक्ट्स आते रहे, उनको रेसिडुअरी लिस्ट में डाला गया। और रेसिडुअरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कौन लॉ बना सकता है? ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार अलाउड है टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर गिवन इन द रेसिडुअरी लिस्ट। ओके, ये बात यहां तक क्लियर है। हमारा देश फेडरलिज्म कहीं नहीं लिखा संविधान में, लेकिन फेडरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली एक 3-फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर मौजूद है, जहां पे क्लियरली जो ज्यूरिसडिक्शन है हर लेवल का उसको डिफाइन किया गया है। सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है, क्लियरली लिखा गया है। सेंटर के पास पावर ये है कि यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो उन पे लॉ बना सकते हैं। स्टेट की पावर में स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पे लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए उन पे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। और जो सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद आए उनको रेसिडुअरी लिस्ट में डाला गया। रेसिडुअरी लिस्ट पे लॉज बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यहां तक बात बिल्कुल 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 चमक जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे फटाफट से बढ़ चलते हैं। और यहां पर बच्चों बात आ गई है हमारे जम्मू कश्मीर की। यार आप सभी को मैंने बताया था कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहां पे कभी कभी डिफरेंट स्टेट्स एंजॉय अनइक्वल पावर्स।
अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पावर हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों जब हमने जम्मू एंड कश्मीर का लेटर ऑफ एक्सेशन साइन करा था, जब जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया था, तो तब उसके हिस्टोरिकल और उस टाइम पे जो सिनेरियो है उसको ध्यान रखते हुए उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था थ्रू दी आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के थ्रू जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसकी डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए या फिर उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसको मर्ज करवाया था उनको मद्देनजर रखते हुए। तो देखिए स्पेशल स्टेटस वाज गिवन, क्या क्या था स्पेशल स्टेटस के थ्रू, चलिए उन सब चीजों को देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर हैड द पावर टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो स्टेट है उस स्टेट में एक अलग से संविधान था, ठीक है, अलग संविधान था स्टेट का, स्टेट फ्लैग था, अपना खुद का फ्लैग था। उसी के बाद ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट में जो भी चीजें करनी है उस पर ऑटोनॉमी थी, फुल पावर थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कि यहाँ पे जो मन करेगा हम उस हिसाब से चलेंगे। साथ ही में मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। बहुत सी ऐसी प्रोविजंस थी बच्चों जो हमारी भारतीय संविधान की थी जो कि स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं थी टिल द टाइम वहां की जो स्टेट असेंबली है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, स्टेट असेंबली जो है, जो लेजिस्लेचर है, वो उसको अप्रूव नहीं करेगी, तब तक हमारी जो प्रोविजंस है वहां पे लागू नहीं हो पाएंगी। साथ ही में इंडियंस जो कि वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे, वो वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं खरीद सकते थे। तो ये एक स्पेशल स्टेटस वहां के लोगों को दिया गया था थ्रू द आर्टिकल 370। बट आप सभी को पता है बच्चों की रिसेंटली इस आर्टिकल को हटा दिया गया सो दैट हमारा ये जो स्टेट है इसको हम बाकी इंडियंस के साथ या बाकी इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकें। आप सभी को पता है कि कितनी वायलेंट और कैसी सिचुएशन जेएनके में एग्जिस्ट करती थी। नाउ द सिचुएशन इज स्टिल गेटिंग अ लिटिल बेटर, ठीक है। तो कौन से ईयर में बच्चों इस आर्टिकल को हटा दिया गया था, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स इफ यू नो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो ये गिवन नहीं है बट मैंने आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है आर्टिकल 370 के बारे में। मूवी भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है, आपको और ज्यादा क्लियर होगा ये। ओके तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो है, कौन सी मूवी की बात कर रही हूं मैं, आर्टिकल 370 की मूवी की ही बात कर रही हूं। अच्छा, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है बच्चों, यहाँ पे हम सभी को पता है कि सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं होती, कभी कभी अनइक्वल पावर एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे अभी हमने जेएनके के एग्जांपल में देखा। अब तो देखो जेएनके एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख भी एक अलग से एक यूनियन टेरिटरी बन गया है। नाउ कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है डेफिनेटली। अब एक और आर्टिकल आता है यहाँ पे, आर्टिकल 371, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इस आर्टिकल 371 के थ्रू किसको स्पेशल स्टेटस मिला है ये भी देखिए। स्टेट्स सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, they enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India due to their peculiar social and historical circumstances। तो बच्चों कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि सामाजिक हैं, जो कि ऐतिहासिक सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं इनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं थ्रू आर्टिकल 371। क्या है ये स्पेशल पावर्स, चलिए ये भी देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, देयर कल्चर, उनके जो जमीनी अधिकार हैं उनको प्रोटेक्शन मिली है, उनके जो कल्चरल राइट्स हैं, जो संस्कृति है उसको प्रोटेक्शन मिली है। प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, वहां पर इनको एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस दी जाती है एम्प्लॉयमेंट देने में। साथ ही में बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। यहाँ पे जो इंडियंस परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है वो जमीन घर नहीं खरीद सकते, जैसे 370 के थ्रू जेएनके में भी था कि वहां के जो परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं है वो वहां पे घर नहीं ले सकते थे, जमीन नहीं ले सकते थे। यहाँ पर भी एक क्लॉज है कि इस आर्टिकल के थ्रू जब इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया तो बाहर के लोग नहीं ले सकते हैं घर पर। चलो ये भी क्लियर हुआ। ओके नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज बच्चों आप सभी को पता है कि भारत जो देश है बड़ा ही प्यारा देश है, हमारा देश है, और इंडिया के अंदर हम अगर देखें तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड वी ऑल्सो हैव 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना। 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है तो समझिए, यूनियन टेरिटरीज ऐसे एरियाज होते हैं विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच आर नॉट टू स्मॉल ऑल्सो दैट दे कैन बी मर्ज्ड विद द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब एक ऐसा एरिया है जो कि इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, बट इतना छोटा भी नहीं है कि उसको आप किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दो, तो उनको ना एक इंडिपेंडेंट सा स्टेटस दे दिया जाता है विच इज कि उनको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं इन जगहों को
रन करने की, इन जगहों को चलाने की। अभी JNK और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। और 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है बच्चों? तो 8 यूनियन टेरिटरी अगर आप देखोगे, JNK है, लद्दाख है, उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद अगर हम आते हैं नीचे थोड़ा सा, नहीं दिल्ली के साइड में पहले चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद अगर आते हो तो दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, उसके बाद बच्चों अगर आप नीचे आते हैं तो पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप। आई थिंक दीज आर द 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ तो मेरे को डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं आगे, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। यहां तक जो पढ़ा सब क्लियर है, ठीक है ना, कि 3-fold पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे इंडिया बेस्ड है। यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, जो उसमें नहीं आया, बाद में आए सब्जेक्ट्स, वो रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद हमने देखा क्योंकि हमारा एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स एंजॉय अनइक्वल पावर्स। इसको हमने 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझा। एक था आर्टिकल 370 जिसके थ्रू JNK को स्पेशल पावर्स दी गई थी, अब नहीं है, एंड एक है आर्टिकल 371 जिसके थ्रू कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है हमारे संविधान द्वारा। नाउ बच्चा पार्टी, हम यहाँ पर एक और चीज समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यार ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ना, जिसके थ्रू ये लिस्टें आपने बनाई हैं, सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है, और इसको आप ऐसे बदल नहीं सकते। अगर आप इसको आसानी से बदल देते तो कल को सेंटर अपनी पावर्स बढ़ा देता है, स्टेट अपनी पावर बढ़ा देता है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जो इसको बदलने का प्रोसीजर है, पार्लियामेंट खुद से इसको चेंज नहीं कर सकता। किसी भी चेंज को लाने के लिए आप ध्यान से समझ लीजिए, चेंज कैसे आएगा। चेंज लाने के लिए क्या करना होगा? देखो, any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. सबसे पहले अगर कोई भी बदलाव लाना है तो उसको दोनों ही जो पार्लियामेंट, यहां पर देखिए दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा, दोनों में ही 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी, राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी। फिर अगर वो पास हो जाता है चेंज, उसके बाद बच्चों देखो, then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total state. फिर आपको और पता है कहां पास करवाना पड़ेगा? जितने भारत में स्टेट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उस 28 स्टेट्स में से एटलीस्ट जो आधे स्टेट्स है, 14 स्टेट्स की स्टेट असेंबलीज में भी उसको रैटिफाई कराओगे, तब जाकर वो चेंज आएगा। बच्चों प्रोसीजर ही इतना जो है कठिन बना दिया कि चेंज लाना काफी मुश्किल हो जाए, ताकि आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को बदल ना सको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। तो दोनों हाउसेस में पास करवाकर क्या करोगे? आधी, मिनिमम आधी स्टेट लेजिस्लेचर में भी रैटिफाई कराओगे, तब जाकर वो बदलाव आ सकता है, नहीं तो नहीं। काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा कि कैसे कोई भी चेंज जो है इस बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो ये है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। हम सभी को पता है, हमने की फीचर्स में पढ़ा था कि जुडिशरी जो है वो एक अंपायर की तरह एक्ट करती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाती है हमारे पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को लेकर, चाहे सेंटर और स्टेट के बीच में आ जाए, किसी एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी डिस्प्यूट है, तो जुडिशरी का काम है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उस केस को सुनना और अपना जवाब देना। क्योंकि बच्चों जुडिशरी के पास पावर क्या है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स। सारी पावर ये जुडिशरी को दे दी ताकि जुडिशरी एक चेक रख सके। इससे हमें याद आया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, कितना रिलेटेड है सब कुछ। अगर ढंग से सिविक्स को अपने मन में बसा लोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, सब चीजों को रिलेट कर करके समझने लगोगे। तो यहां पर वो वाली बात हो जाती है कि कोर्ट्स, अगर कोई भी डिस्प्यूट आती है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही नतीजा लेते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इसी के साथ बच्चों आज का टॉपिक होता है समाप्त। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इंडिया में ऐसी चीजें हैं जो कि जब हमने फेडरलिज्म इंप्लीमेंट करा तो कैसे स्मूथली इंडिया एक फेडरल कंट्री बनके चल पा रहा है, कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो पा रहा है, फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो पा रहा है इंडिया के अंदर। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल लुक एट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन और सेंटर स्टेट रिलेशंस की भी बात करने वाले हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, रिवाइज वॉट एवर आई हैव टॉट, बाय बाय।